बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जूम टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, जब बात आती है मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की, सबसे ज़्यादा हाईटेक आर्म फोर्सेस की, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कंट्री की और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री की, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम सामने आता है। वो नाम है अमेरिका। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मौजूद है और अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे फेमस और वैल्यूएबल कंपनीज और सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस और ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी अमेरिका के पास ही मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक सवाल आता है कि कैसे ये सब चीज़ें अमेरिका के पास हैं और कैसे ये एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया। तो आपको इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। यूएसए और यूएसएसआर से पहले सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आते हैं, इनके अलावा चाइना, ये दो सुपर पावर्स थीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन दो जगहों के इर्द गिर्द हुआ करती थीं। अब बात करते हैं सिर्फ पिछले 100 सालों में अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि जिससे वो सुपर पावर बन गया। इसके लिए हमें अमेरिका के शुरुआती दिनों से बात करनी पड़ेगी। इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली दफा अमेरिका की दरियाफ्त की और अमेरिका को दुनिया ने पहली दफा देखा। यूरोपियंस ही वो लोग थे जो जाकर वहां सबसे पहले बसे और यहाँ सिविलाइज्ड इंसानी बस्तियां आबाद की। यहाँ लोग तो पहले भी रहते थे, मगर वो जंगली लोग थे जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। यूरोपियन कंट्री स्पेन ने पूरे साउथ अमेरिका को सिविलाइज्ड किया, जिसे आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। इसीलिए आज यहाँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में स्पेनिश ही बोली जाती है। इसके बाद 1600 में ब्रिटिश ने नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव किया और वहां अपनी बस्तियां आबाद की। ब्रिटेन को देखते हुए फ्रांस, जो कि एक ब्रिटेन और स्पेन की तरह का पावरफुल कंट्री था, उसने भी यहां पर आबाद होना शुरू कर दिया। जब ये तीन कंट्रीज अमेरिका जाकर बसी तो रेड इंडियंस, जो कि अमेरिका के खाना बदोश थे, उनकी पॉपुलेशन 85% कम हो गई क्योंकि जो यूरोपियंस वहां आबाद होने गए थे, इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन था बीमारियां, जो यूरोपियंस यहां से अपने साथ लेकर गए थे, जिसमें स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा शामिल हैं। इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी रेड इंडियंस यानी नेटिव अमेरिकन के पास नहीं थी। दोस्तों, 1776 की तारीख 4 जुलाई को जब अमेरिका भी फुली सिविलाइज्ड हो गया, तो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने ब्रिटिश, जो उस वक्त के सुपर पावर थे, उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा लिया और आज तक अमेरिकन 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यहाँ दुनिया के नक्शे पर एक नई कंट्री उभर कर सामने आई जिसका नाम अमेरिका था, मगर अभी तक अमेरिका किसी भी लिहाज से सुपर पावर नहीं बना था। अब बात करते हैं ब्रिटिश, फ्रांस और स्पेन की, जो दुनिया के कई मुल्कों में कॉलोनाइजर बनकर बैठे हुए थे। सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते थे, वो भी ब्रिटिश टेरिटरी का एक हिस्सा थी। 1850 के बाद जहां जहां इन तीन मुल्कों की टेरिटरीज थी, वहां अमेरिका की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी को देखकर बगावत छिड़ना शुरू हो गई। अब आपके सामने एक सवाल है, अगर एक मुल्क ब्रिटिश, फ्रांस या स्पेन, जहां बादशाही निज़ाम कायम था, उनके साथ जाना चाहेगा या अमेरिका के साथ, जहां ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसी अनमोल चीज़ें मौजूद थीं, तो ऑटोमेटिकली दुनिया एक नए रेवोल्यूशन की तरफ जा रही थी। अमेरिका ने एक नए रीतो रिवाज कायम किए दुनिया में, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसीलिए आज जो काफ़ी अमेरिका की स्टेट्स हैं, उन्होंने प्रेफर किया कि हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएं, ना कि ब्रिटिश, फ्रांस या स्पेन की एक कॉलोनी बनकर रह जाएं। दोस्तों, ऐसे ही कई स्टेट्स अमेरिका के साथ जुड़ती गईं और अमेरिका यूनाइटेड होता गया। अमेरिकन्स को पता लग गया था कि हम इस वक्त दुनिया के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, हमें अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जहां भी अमेरिका को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती, वो इसको लाजमी इन्हेंस करते। मिसाल के तौर पर 1867 में अमेरिका ने अलास्का का पूरा इलाका खरीद लिया रशिया से, वो भी सिर्फ $7.2 मिलियन में। दूसरी मिसाल भी ले लें, अमेरिका ने $20 मिलियन में फिलीपीन को खरीदा था स्पेन से।
मगर बाद में 1946 में फिलीपीन भी आज़ाद हो गया था यूएसए से। 19वीं सदी के आते आते अमेरिका बन गया था यूएसए, जिसमें 50 स्टेट्स और कई टेरिटरीज आती थीं। अब यूएसए इतना बड़ा बन गया था कि दुनिया को पता था कि इसकी इकॉनमी और जीडीपी कितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी। इस वजह से हर मुल्क यूएसए के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता था, और अगर ताल्लुकात अच्छे बन गए तो ट्रेड शुरू होगी, और अगर ट्रेड शुरू होगी तो इकॉनमी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। यही फायदा यूएसए को होता गया। लेकिन ये सब तो था, अमेरिका बना कैसे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे शक्ल में आया। असल गेम जो यूएसए को मिली वो तो 1900 और 1950 के दरमियान में मिली। दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हुआ था इन 50 सालों में? दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर्स हुई तो यूरोप में थी, मगर इनका सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को हुआ था। यूएसए ने इन वॉर्स में पार्टिसिपेट किया तो था, मगर तब जब यूएसए की एंट्री के बगैर ये जंग खत्म नहीं हो सकती थी। दोस्तों, इन 2 वर्ल्ड वॉर्स के दौरान करोड़ों लोग मारे गए, मगर यूएसए को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। वो फायदा था असलहा बेचकर। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएसए को जानी नुकसान नहीं हुआ इन वर्ल्ड वॉर्स में, मगर पूरा यूरोप तबाही के किनारे पर खड़ा था, और अमेरिका वो वाहिद पार्टिसिपेंट था जो इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा था इन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान। जब भी किसी मुल्क में जंग छिड़ती है तो उसकी इकॉनमी या तो क्रैश हो जाती है या तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चली जाती है। यही सोचकर यूरोप के लोगों ने डॉलर्स खरीदना शुरू कर दिए और अपने पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान यूएसए की इकॉनमी स्टेबल रही और ग्रोथ भी करती जा रही थी। दोस्तों, इसी पे चौका तब बजा जब 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने इख्तिताम पर थी। तो 44 कंट्रीज ने एक कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट रखा गया। इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि ये 44 कंट्रीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन वर्ल्ड वॉर्स का हिस्सा रही, वो अपनी करेंसीज को डॉलर्स के साथ लिंक करेंगी, ताकि हमें जो नुकसान हुआ उसकी वजह से हमारी करेंसी स्टेबल हो सके। क्या आप जानते हैं कि इसी कॉन्फ्रेंस के फेज 2 में गोल्ड को भी डॉलर्स के साथ लिंक कर दिया गया। इसी वजह से जो कंट्री इस अलायंस में शामिल हुई वो अमेरिका की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जीत गई। यहीं से स्टार्ट होकर डॉलर आज तक इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और देखते देखते अमेरिका दुनिया के 40% मुल्कों का चौधरी बन गया था। और बाद में इन्हीं अलायंस कंट्रीज के साथ मिलकर अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF और यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारों की शुरुआत की, जो आज भी कायम हैं। यूएसए ने इन्हीं अलायंस को ऑफर की कि हम आपस में ट्रेड करते हैं और अपने ट्रेड बैरियर्स को खत्म करते हैं। अब तक यूएसए 79 कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू कर चुका था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये चीज बाद में 1955 में जाकर WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई। 1950s के बाद यूएसए और यूएसएसआर की सबसे बड़ी राइवलरी सामने आई, जिनकी मिसालें मैंने आपको यूएसएसआर की वीडियोस में दी थी। यहाँ शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो कि कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक वॉर थी। इस वॉर में दोनों सुपर पावर्स फेस टू फेस तो कभी सामने नहीं आए, मगर इनकी इस कोल्ड वॉर के असरात आज भी दुनिया फेस कर रही है। वो ऐसे कि 1964 में चेक गेवारा जो कि क्यूबा के एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इन्हें CIA के एजेंट्स ने मार डाला, और ऑपरेशन साइक्लोन में तालिबान जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप थे, अमेरिका ने इनकी फंडिंग की ताकि यूएसएसआर जो अफगानिस्तान में उस टाइम जंग कर रहा था उसकी बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को खत्म किया जा सके। इनके अलावा कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि इराक वॉर, वियतनाम वॉर, कुवैत इराक वॉर, ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट और बहुत कुछ। इन सब मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने की वजह से ये सब मुल्क डायरेक्टली डिपेंड हो गए यूएसए पर। यही रीजन है आज पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए की सिर्फ 70 कंट्रीज में। दोस्तों, पता नहीं यूएसए प्रिडिक्ट कर लेता है आने वाले खतरे को जो इसको चैलेंज कर सकता है फ्यूचर में, तो यूएसए इसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देता है। अब बात कर लेते हैं नेटो की। नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया है अमेरिका की जानिब से 1949 में पीस मेकिंग के लिए, ताकि दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर्स ना हो सकें।
मगर इसका मेन रीजन था यूएसएसआर के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना पूरी दुनिया में। दोस्तों, शुरुआत में नेटो के 12 मेंबर्स थे जो आज प्रेजेंट टाइम में 32 हैं। इन सब में सबसे ज्यादा तादाद वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज की है। नेटो एक बहुत तगड़ा इत्तेहाद है आज तक की किसी भी कंट्रीज की आर्मीज का, मगर ये हमेशा अमेरिका के मिशंस और जंगों में इस्तेमाल होता रहा। 1950s के बाद या तो आप यूएसए की पार्टी में जा सकते थे या तो यूएसएसआर की। दुनिया इन दो सुपर पावर ग्रुप्स में डिवाइड होकर रह गई थी। इससे इन दो मुल्कों को स्ट्रांग होने में बहुत हेल्प मिली, मगर 1991 में यूएसएसआर की गलतियों की वजह से यूएसएसआर में एक रेवोल्यूशन आया और पूरा यूएसएसआर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और अमेरिका पूरी दुनिया में इंडिविजुअल सुपर पावर बनकर सामने आया। आज भी 2022 में कई चीजों में चाइना यूएसए को हर मैदान में चैलेंज कर रहा है और इकोनॉमिकली अमेरिका से स्ट्रांग बन चुका है, मगर यूएसए की कुछ पॉलिसीज की वजह से वो अभी तक अपना इन्फ्लुएंस रखता है पूरी दुनिया में। जैसे कि अमेरिका में टैलेंट की कदर की जाती है, यहाँ की पॉलिसीज दूसरे मुल्कों के जीनियस लोगों को अट्रैक्ट करती थी और कर रही हैं। मिसाल के तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक जर्मन शहरी थे, वो भी अमेरिका जाकर फेमस हुए, और इलॉन मस्क जो कि एक साउथ अफ्रीकन सिटीजन थे, वो भी अमेरिका जाकर वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बने। टैलेंट के साथ जो अमेरिका का सिस्टम है वो इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा हर इंसान या किसी भी कंट्री में कुछ ब्लैक स्पॉट्स ज़रूर होते हैं, मगर हमारी इस वीडियो का मकसद था अमेरिका की स्ट्रेटजी बताना कि कैसे अमेरिका सुपर पावर बना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।